हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आरचे ज्ञान क्लासेस में। तो जो नांदेड़ डिवीज़न साउथ सेंट्रल रेलवे में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका 50 क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कर लिया है और दूसरे वीडियो जो है ये 51 से लेके 110 तक चलेगा। तो वीडियो में बने रहिए। अगर चैनल आपको अच्छा लगता है, मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो अगर अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि कर लिए हैं तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, ठीक है। और जो आपको दिल में आए वो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। तो चलिए 51 से 51 से शुरू करते हैं। 51 क्या है? एलएचबी कोच की उच्चतम गति क्षमता क्या है? व्हाट इज द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ एलएचबी कोचेज? एलएचबी का जो स्पीड पोटेंशियल है वो 160 किलोमीटर है और अपग्रेडेबल टू 200 किलोमीटर है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, डी। 52 देखिए, एक्सीडेंट इंक्वायरी इन्वॉल्विंग ह्यूमन लाइफ इंक्वायरी इज डन बाय। जो व्यक्ति की जो दुर्घटना में जान जाती है या जो रेल एक्सीडेंट होता है उसकी जांच जो है किसके द्वारा की जाती है? तो सीआरएस द्वारा की जाती है, सीआरएस, ठीक है। कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी उसको कहा जाता है, कमीशन ऑफ रेलवे सेफ्टी। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। 53, द नॉर्मल थिकनेस ऑफ बफर केसिंग वाल। जो बफर केसिंग वाल है उसके सामान्य जो थिकनेस है नॉर्मल वो कितनी होती है, ठीक है, वही आपसे पूछ रहा है। तो इसमें जो होती है वो होती है 11.5 mm, ठीक है। तो 53 का हो जाएगा बी, 11.5 mm। 54 चलते हैं, 54 चलते हैं, ठीक है। तो द मैक्सिमम हाइट ऑफ स्टैंडर्ड बफर स्टॉक एवं रेल लेवल रेल हेड्स इज। जो रेल लेवल से जो स्टैंडर्ड बफर जो हेड स्टॉक की हाइट होती है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो वो जो होता है वो 1105 होता है, मिनिमम पूछे तो 1030 होता है। दोनों के बीच का डिफरेंस जो होता है 1105 में से 1030 घटाइएगा, जो आएगा 875, वही उस दोनों के बीच का डिफरेंट होगा, दो बफर हाइट के बीच का डिफरेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपको, इसका आंसर 1105 हो गया। 55 देखिए, हॉलिंग कैपेसिटी ऑफ एच टाइप सीबीसी कपलर। एच टाइप का जो सीबीसी कपलर्स होते हैं उसकी हॉलिंग कैपेसिटी क्या होती है? उसकी हॉलिंग कैपेसिटी जो होती है वो 9000 टन का होती है, ठीक है, 9000 टन का। तो 55 है उसका हो जाएगा बी, ठीक है। 54 का है सी। चलिए 56 देखिए, OBHS का मतलब हो गया ऑन बोर्ड हाउस कीपिंग सर्विस, ठीक है। जो कि आप रेलवे में कहीं अगर ट्रेवल करते होंगे तो रास्ते में कहीं जो क्लीन करने या जो एसी का जो कांच वगैरह होता है उसको जो है कॉलिन मार के साफ जो करते हैं, और अंदर भी जो क्लीन करते हैं कोच के अंदर, उसी को OBHS के अंदर ही अंतर्गत आते हैं। तो वो जो है क्या पूछ रहा है उसको, OBHS कहाँ किया जाता है? प्लेटफॉर्म पर किया जाता है, ठीक है, ऑन ए प्लेटफॉर्म। तो 56 का हो जाएगा बी, ठीक है। 50 ऑन ट्रेन हो जाएगा, ठीक है, ट्रेन में होता है ना, ऑन ट्रेन होता है। प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकती है तो होता है, लेकिन ट्रेन में ही होता है तो ऑन ट्रेन हो जाएगा, सी हो जाएगा 56 का सी, ठीक है। 57 चलिए 57 क्या बोलता है? आईसीएफ कोच के अंतिम भाग में जो पीली पट्टियां दर्शाई गई है, द येलो स्ट्रिप ऑफ इंड बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच इंडिकेट्स क्या है? एंटी टेलीस्कोपिक को इंडिकेट करता है, इसका बी हो जाएगा, ठीक है। द येलो स्ट्रिप्स ऑन इंड बॉडी ऑफ आईसीएफ कोच इंडिकेट्स एंटी टेलीस्कोपिक, बी हो जाएगा। 58 देखिए, डिस्ट्रक्शन ट्यूब इज प्रोवाइडेड इनसाइड ऑफ। जो डी ट्यूब होता है कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? डी ट्यूब जो है बफर के सिर्फ ठीक पीछे इनर हेड स्टॉक और आउटर हेड स्टॉक के बीच में होता है डी ट्यूब, और वो बफर के ठीक पहले होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बफर, ठीक है, ए। चलिए 59 देखिए, 59 क्या है? व्हील डायमीटर ऑफ न्यू एलएचबी कोचेज। जो न्यू एलएचबी कोचेज होंगे उसके व्हील डायमीटर कितने होंगे? तो जो न्यू व्हील होंगे एलएचबी कोचेज के उसको 915 होंगे और कंडेमनिंग साइज 845 होगा, ठीक है। तो 59 का हो जाएगा डी। 60 देखिए, कहीं कहीं आपको कंडेमनिंग 855 भी देखने को मिल सकता है। अगर नहीं है ऑप्शन में 845 तो 855 मंगाइएगा एलएचबी का कंडेमनिंग व्हील साइज, ठीक है। 60 देखिए, 60 क्या बोलता है? कट ऑफ एंगल कोक इज प्रोवाइडेड फॉर। कट ऑफ एंगल कोक जो है कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? कट ऑफ एंगल कोक कहाँ कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? तो ए और बी बोथ होगा, ठीक है, क्योंकि बीपी पर भी प्रोवाइड किया जाता है और एफपी पर भी प्रोवाइड किया जाता है। कट ऑफ एंगल कॉक ही तो एयर को रोक के रखता है या एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए वो कट ऑफ एंगल कॉक
यूज किया जाता है। तो ये हो जाएगा ए एवं बी दोनों, यानी कि सी ऑप्शन हो जाएगा, 60 का हो जाएगा सी। 61 देखिए, ओवरऑल हाइट ऑफ बी ओ बी आर वैगन फ्रॉम रेल लेवल, रेल लेवल से जो बी ओ बी आर वैगन होता है, बी ओ बी आर वैगन, उसका ओवरऑल हाइट कितनी होती है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो उसकी जो ओवरऑल हाइट होती है वो 3735 mm होती है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका, ठीक है। 61 का हो जाएगा ए, ठीक है। 62 देखिए, बॉक्स बोगी इज डिजाइन टू हैव एन एक्सल लोड ऑफ, जो बॉक्स बोगी होता है, बॉक्स बोगी, बॉक्स वैगन, बॉक्स वैगन, तो उसमें जो डिज़ाइन होता है उसके अनुसार बोल रहा है कि बोगी का जो एक्सल लोड होता है वो कितना होता है, ठीक है। तो उसका जो एक्सल लोड होता है बॉक्स वैगन का, वो हो जाता है आपको 20.32, ठीक है। इसमें 2 नहीं लिखा है, सिर्फ 20.3 लिखा है, तो भी आंसर यही होगा, बी होगा, ठीक है। 63 देखिए, 63 क्या बोलता है, स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक इन बॉक्सन वैगन, स्टैंडर्ड थिकनेस ऑफ ब्रेक ब्लॉक इन बॉक्सन वैगन, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा 58 mm होगा, ठीक है। ब्रेक ब्लॉक की 58 mm स्टैंडर्ड थिकनेस होती है, और कौन सा, बॉक्सन वैगन का, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, देखिए बहुत ही इंग्लिश नहीं होता है, इंग्लिश में मैं बोलता हूँ, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो साउथ के हैं जिनको हिंदी नहीं आती है, इसलिए इंग्लिश में बोलता हूँ, और उनको हिंदी समझ में आती नहीं है। तो आपका भी काम हो जाता है, हिंदी में लिखा हुआ भी है और मैं हिंदी में बोल भी देता हूँ तो समझ लेते हैं, और उनका भी काम हो जाता है कि मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, ठीक है। इसलिए दोनों से काम चलता है। हालांकि जो डिफ़िकल्ट हिंदी नहीं है, इसी तरह के हिंदी जो है आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं, और ये तो एग्ज़ाम का ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा, द लेंथ ओवर कपलर ऑफ बॉक्स एंड वैगन। ओवर कपलर बोला तो कपलर से लेके इस कपलर से उस कपलर तक लेंथ जो है बॉक्स एंड वैगन की कितनी है, यही तो है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा डिफरेंस, बहुत सारा डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। आप मेरा कंटिन्यू 10 से 15 वीडियो देख लीजिएगा ध्यान से, तो आपको इंग्लिश उतना तो ज़रूर आ जाएगी जितना कि जेईई के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश से बिल्कुल नहीं घबराइए, इंग्लिश को झेलिए और इंग्लिश से लड़िए, तभी आपका रिजल्ट होगा। चलिए 64 देखते हैं। तो कपलर्स तक पूछ रहा है, कपलर्स तक जो बॉक्स एंड वैगन होता है उसके कपलर्स तक हाइट पूछ रहा है, ठीक है। इसका जो होता है 10,713, ठीक है, 10,713, ठीक है, 10,713 बॉक्स एंड वैगन का। 64 का हो जाएगा सी, ठीक है। चलिए 65 देखते हैं। मॉडर्न कोच फैक्ट्री इज़ लोकेटेड एट, मॉडर्न जो कोच फैक्ट्री है, मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री, वो कहाँ है, रायबरेली में है, ठीक है। ये तो सबको मालूम है। आरसीएफ कपूरथला में है, ये भी मालूम है। तो ये दोनों क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए हम इसको रेड लाइट कर दिया है, रेड लाइन से इसको घेर दिया है। चलिए 66 देखिए, एनएमजी जो होता है कोचेस, उसका फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो फुल फॉर्म एनएमजी। तो एनएमजी जो होता है जो कोच, उसका फुल फॉर्म होता है न्यू मॉडिफाइड गुड्स, ठीक है। न्यू मॉडिफाइड गुड्स, यानी कि बी इसका आंसर हो जाएगा, न्यू मॉडिफाइड गुड्स, एनएमजी कोच, एनएमजी। चलिए एनएमजी वैगन। चलिए 67 क्या बोल रहा है, 67 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ टू कोचेस, दो कोच जो है उसको कपलिंग करने के लिए इम्पोर्टेंट कंडीशंस क्या है, तो आपको आता भी होगा। बोथ कपलर शुड बी अलाइनमेंट में होना चाहिए, ठीक है। बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज में होना चाहिए, और जो ट्रैक है वो बिल्कुल सीधी होना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ए एंड बी दोनों बोल रहा है, तो इसका आंसर ए एंड बी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसका हो जाएगा सी, 67 का हो जाएगा सी। 68 देखिए, 68 में क्या बोलता है, हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील, एक व्हील पर यहाँ बोला है, ठीक है। तो एक व्हील तो होता ही नहीं है, एक व्हील सेट होगा, यहाँ होना चाहिए हाउ मैनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील सेट, ठीक है। तो एक व्हील सेट पर दो व्हील होते हैं, और जब दो व्हील होंगे तो दो ब्रेक डिस्क होंगे, ठीक है। इसका आंसर 2 हो जाएगा बी, ठीक है। 68 का हो जाएगा बी। 69 देखिए, द टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर यूज इन कोचेज, कोचेज में जो जिस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है, जो कि रेड कलर का एक सिलेंडर आप देखते होंगे, उसी को फायर एक्सटिंग्विशर कहा जाता है, ठीक है। और वो DCP टाइप का होता है, कभी कभी आपको
डीसीपी का फुल फॉर्म भी पूछ देगा, ठीक है। तो इसको ड्राई केमिकल पाउडर कहा जाता है, ठीक है। जब उस स्टेगाइजर को जब खोला जाता है तो उसमें सिर्फ पाउडर वाइट कलर का निकलता है, उसी को ड्राई केमिकल पाउडर कहते हैं। वो आग को क्या करता है, बुझा देता है, और सभी प्रकार के आग के बुझाने के लिए हुए उपयोग किया जाता है, और डीसीपी टाइप का। तो 69 का हो जाएगा ए। 70 देखिए, द नंबर ऑफ ब्रेक डिस्क प्रोवाइडेड ऑन एलएचबी कोचेज आर। एलएचबी कोचेज में कितने नंबर यानी कितने ब्रेक डिस्क प्रोवाइड किए जाते हैं, कितने ब्रेक डिस्क यूज होते हैं, यही आपको जानना है। तो बहुत ही आसान है इसका। ब्रेक डिस्क उतना ही होंगे जितने कि चक्के होंगे, ठीक है। तो एक कोच में कितने चक्के होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो ब्रेक डिस्क भी 8 ही होंगे। तो 70 का हो जाएगा बी, ठीक है। 71 देखिए, सोल बार ऑफ एलएचबी कोचेज आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम। जो एलएचबी का जो सोल बार होता है, हमने एक आपको क्वेश्चन का आंसर दिया था, उसमें सोल बार जो बॉडी का सेल है ऊपर का, या डोर है, या साइड वॉल है, इन सब का जो मटेरियल है वो कौन से स्टील से बना हुआ होता है, ये सब हमने आपको लिख के दिया है, उसको याद कर लीजिएगा। उसमें से 1-2 क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है, ठीक है। तो उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 71 का, वो हो जाएगा IRSM 41, ठीक है। IRSM 41 बी हो जाएगा, ठीक है। तो 71 का हो गया बी। 72 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ प्रेशर स्विच इन एलएचबी। एलएचबी कोच में जो प्रेशर स्विच होता है उसका क्या पर्पस है, ठीक है, उसको किस लिए लगाया जाता है। तो इसका जो है हो जाएगा टू एक्यूट एंटी स्किड सिस्टम, ठीक है। टू एक्यूट मतलब स्टार्ट करने के लिए, एक्यूट मतलब स्टार्ट, ठीक है। एक्चुएट भी इसको पढ़ सकते हैं, एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, या तो स्टार्ट करने के लिए। बी में क्या कहता है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू ब्रेक एक्सीलेटर, ठीक है, ब्रेक एक्सीलेटर तक इलेक्ट्रिकल की सप्लाई के लिए। सी में क्या कहता है, टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल सप्लाई टू डंप वॉल्व, और डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर जो हो जाएगा टू एक्चुएट एंटी स्किड सिस्टम, ठीक है। तो इसका 72 का हो जाएगा ए, ठीक है। चलिए 73 चलिए, D3 अनुसूची का अंतराल, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ D3 शेड्यूल इज। D3 शेड्यूल का जो फ्रीक्वेंसी है वो कितने मंथ पर होता है। D1 होता है, D2 होता है, D3 होता है, SS1, SS2, SS3, ठीक है। ये सारे अंतराल आपको याद होने चाहिए। इनमें से कोई भी 1-2 एक आपके एग्जाम में, या 3-4 भी आ सकता है। तो ये आपको याद करते हैं तो आपको 3-4 नंबर सेफ हो जाते हैं यहाँ, ठीक है। तो इसको याद जरूर कीजिएगा। 73 जो है फिलहाल 73 है, इसका आंसर हो जाएगा 6 मंथ्स प्लस माइनस 15 डेज, ठीक है। 6 मंथ्स प्लस माइनस 15 डेज, यानी कि सी हो जाएगा। चलिए 74 देखिए, इन विच शेड्यूल चेकिंग ऑफ फंक्शनैलिटी ऑफ ब्रेक इक्विपमेंट्स एंड हैंड ब्रेक इक्विपमेंट टू बी डन। जो ब्रेक इक्विपमेंट्स होता है, मतलब ब्रेक के जो छोटे छोटे पार्ट्स या होते हैं, बोल्ट वगैरह होते हैं वो, या हैंड ब्रेक का जो पार्ट्स वगैरह होता है, वो कौन से शेड्यूल में चेक किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन से शेड्यूल में चेक किए जाते हैं, वो शेड्यूल जो है D1, D2 और D3, ठीक है। ब्रेक और हैंड ब्रेक ये सब सेंसिटिव मामला है, क्योंकि ब्रेक अगर नहीं होगी ट्रेन में तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है, इसलिए इसको D1, D2, D3 तीनों शेड्यूल में चेक किया जाता है। 74 का हो जाएगा सी। चलिए 75 देखिए, कंट्रोल आर्म फिटेड विद द हेल्प ऑफ। कंट्रोल आर्म जो है किसकी सहायता से, कौन कौन से चीज़ की सहायता से कंट्रोल आर्म फिट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें 6 ब्रैकेट्स होते हैं, 6 सेफ्टी प्लेट्स होते हैं और 6 बोल्ट होते हैं, ठीक है। तो 75 का हो जाएगा बी, ठीक है। 76 देखिए, 76 का क्या है, LWGACCN स्टैंड फॉर, इसका क्या मीनिंग हो सकता है, ठीक है। तो LWGACCN हो गया, एल से हो गया LHV, W से वेस्टिबल हो गया, ठीक है। जी से तो होता है ऐसे सेल्फ जनरेटिंग में जी लगता है, जहाँ सेल्फ जनरेटिंग वाला कोड होता है वहाँ जी लगता है, ठीक है। लेकिन इसमें लिखा है तो इसका अलग मतलब है। ए है, सी है, सी ए लास्ट का ACCN का मतलब हो गया AC 3 टायर, एल से हो गया W, LHB और W से वेस्टिबल। तो देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन ए है उसमें LHB AC 3 टायर लिखा हुआ है और स्लीपर क्लास लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और सेल्फ जनरेटिंग भी अलग से लिख दिया है,
तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो 76 का हो जाएगा ए। 77 देखिए, व्हाट इज द कंडेमनिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर। LHB का जो व्हील डाया होता है उसका कंडेमनिंग लिमिट हमने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था, ये 845 होता है। और यदि आपको 845 न मिल के 855 में लिखे तो कोई टेंशन नहीं लेना है, आप 855 भी लगा सकते हैं। किसी किसी जोन में वही पूछा जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम जोन में 845 ही हमने देखा है। तो इसका 77 का हो जाएगा सी। ठीक है, 78 देखिए, 78 क्या बोलता है, महाराष्ट्र कम अंडर विच रीजन अंडर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ऑफिशियल लैंग्वेज रूल के अनुसार महाराष्ट्र किस रीजन में आता है, तो 3 रीजन बनाया गया है, ए, बी और सी। ठीक है, जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं वहाँ उनको ए में रखा गया है, जो थोड़े हिंदी और थोड़े दूसरे भाषा को बोलते यूज करते हैं उनको बी क्षेत्र में रखा गया है, और जहाँ बिल्कुल हिंदी नहीं चलती है उनको सी क्षेत्र में रखा गया है। बिल्कुल का मतलब है कि लगभग बहुत सारे लोग 80% से ज़्यादा लोग ही अपनी भाषा का ही प्रयोग करते हैं, तो उनको सी रीजन में रखा गया है। तो इनको 78 जो है उसका आंसर जो होगा महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, महाराष्ट्र तो है ही, लेकिन कौन सा रीजन में है, तो बी रीजन में महाराष्ट्र आएगा। ठीक है, इसका बी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ हिंदी और मराठी मिला के काम चलता है। 79 देखिए, व्हाट इज द हाईएस्ट एग्ज़ाम फॉर राजभाषा ट्रेनिंग। जो राजभाषा की ट्रेनिंग होती है उसमें प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ होता है। ठीक है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ, और उसमें हाईएस्ट अगर आपसे पूछे तो प्राज्ञ होता है। ठीक है, चलिए सी। पहले प्रबोध होता है, प्रबोध मतलब जो बच्चा कुछ भी नहीं जानता हो उसको प्रबोध हो सिखाया जाएगा। ठीक है, क ख व क का की सिखाया जाएगा, फिर उसको प्रवीण किया जाएगा। ठीक है, और प्रवीण जब हो जाएगा तो उसको प्राज्ञ बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये सब याद रखने के लिए हमने आपको टेक्निक दिया है। 79 का हो जाएगा सी। 80 देखिए, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। पार्लियामेंट्री कमेटी का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होता है उसका चेयरमैन जो होता है, पार्लियामेंट्री कमेटी अगर आपसे पूछेगा तो आप गृह मंत्रालय ही लगाइए, क्योंकि उसके जो ये राजभाषा का जो भी होता है वो गृह मंत्रालय के द्वारा ही होता है। ठीक है, तो उसकी जो सेंट्रल हिंदी कमेटी का अगर पूछे, सेंट्रल हिंदी कमेटी का, तो आप उसमें प्रधानमंत्री लगाइएगा, लेकिन पार्लियामेंट्री है तो उसमें गृह मंत्री ही लगेगा। ठीक है, और आपको कुछ चेयरमैन हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। जैसे आपको सेंट्रल हिंदी कमेटी तो PM लगाएंगे। ठीक है, अगर डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का अगर पूछे चेयरमैन तो उसको में DRM लगाइएगा। ठीक है, डिवीजन में DRM। ठीक है, जोनल जो है ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का अगर चेयरमैन पूछे तो GM लगाएंगे, और टाउन ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का चेयरमैन पूछे तो जो वहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट होगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा, उन्हीं को वहाँ का चेयरमैन बनाया जाएगा। तो इस तरह से आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन कभी भी आ सकता है। ठीक है, और हमने आपको राजभाषा का जो अंग्रेजी वाला PDF दिया है उसमें ये सब लिखा हुआ है, और हिंदी वाले में भी लिखा हुआ है। आप उसको ढूंढ के उसको याद कर लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि पूरे याद कर लीजिए। जो क्वेश्चन एक बार आ जाए एग्ज़ाम में, वो उससे संबंधित जो भी आपको फैक्ट मिले वो PDF से ढूंढ के, हमारे नोट से ढूंढ के याद कर लीजिए। इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। एग्ज़ाम में इधर उधर सोचने की ज़रूरत नहीं होगी, डायरेक्ट वहाँ टिक करके आप आ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 81 का। हु इज़ द चेयरमैन ऑफ डिविजनल ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी। जो डिवीजन का हमने पूछा DRM होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, हाउ मच कैश अवार्ड विल बी GMs कैश अवार्ड फॉर राजभाषा। GM के लिए जो राजभाषा के लिए जो कैश अवार्ड मिलता है GM के द्वारा वो 10,000 का होता है। ठीक है, B हो जाएगा। 83 देखिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस टू बी मेड इन राजभाषा बिटवीन रीजन C टू रीजन A। रीजन C और रीजन A के बीच जो संवाद होगा किसी माध्यम से, ठीक है, लेटर वगैरह के माध्यम से, तो उसका परसेंटेज राजभाषा का यानी कि हिंदी भाषा का क्या होगा। ठीक है, तो उसका जो परसेंटेज होगा वो, इसमें बहुत सारे आपको किस रीजन से कितना का परसेंटेज है वो मैं आपको लिख के भेज दूंगा। ठीक है, लिख के भेज भी, इसका आंसर की जो गया है उसमें लिखा हुआ है, आप देख लेंगे। ठीक है, एक पेज में आपको लिखा हुआ है A to A, A to B,
A to C इस तरह से लिखा हुआ है, आपने देख लेना है उसको और याद कर लेना है। तो 83 जो है इसका यहाँ आंसर जो हो जाएगा 55%, ठीक है। 83 का हो जाएगा बी। चलिए 84 चलते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप CNW पार्ट्स आर स्टॉक लिस्टेड। ये देखिए स्टोर का आ गया। हमने स्टोर का हिंदी में आपको मटेरियल दिया है, जिसको आपको आपको पढ़िएगा तो जो ऊपर के जो मेन वर्ड्स होते हैं हिंदी राजभाषा के, उनसे संबंधित हमने हिंदी में उसका विश्लेषण किया है, उसको पढ़िएगा। तो उसमें बहुत सारे जो है उसमें आपको ये भी आपको आंसर उसी में मिल जाएगा। स्टोर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सारे क्वेश्चन आपको उस PDF में मिल जाएंगे। और मैंने आपको हिंदी के लीव रूल्स के और डिसिप्लिन अपील रूल्स के और अलग ऑब्जेक्टिव का एक PDF तैयार किया है, और मैं आप सबको भेज दूंगा। आप जिनको ज़रूरत है, जो वीडियो यहाँ तक देखेंगे वो मांगेंगे अपना रोल नंबर के साथ, तो मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। तो ये हम कहाँ थे, हम थे अंडर विच फॉलोइंग ग्रुप। अच्छा, CNW का पार्ट्स किस ग्रुप में आता है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा CNW का पार्ट्स है वो 30 से 39 इसका ग्रुप लगाया गया है, ठीक है। चलिए PL नंबर के बारे में भी हमने डिटेल से आपको उसी स्टोर के मटेरियल में समझा दिया है, हर एक अंक के बारे में, और चेक डिजिट कैसे निकालते हैं वो भी आपको बता दिया है। तो वो भी आप, इसमें क्या पूछ रहा है, PL नंबर में जो 9 है वो क्या दर्शाता है, 9 कहाँ है, 9 लास्ट में है, लास्ट वाला होता है चेक डिजिट, ठीक है। चेक डिजिट है ऑप्शन डी में, तो 85 का हो जाएगा डी। चलिए 86 में चलते हैं। 85 का डी है 86। विच ऑफ द मेथड इज यूज्ड फॉर स्क्रैप डिस्पोजल। स्क्रैप डिस्पोजल के लिए कौन सा मेथड यूज किया जाता है। रेलवे में जो बड़े बड़े मशीन्स हैं या बड़े बड़े पार्ट्स हैं जो आयरन के हैं, जो यूज नहीं हो रहे हैं, वो सब स्क्रैप में आता है, और उसका डिस्पोजल भी एक रूटीन है रेलवे का। उसका डिस्पोजल इस तरह से किया जाए कि उससे कुछ इनकम भी हो जाए, ठीक है। और उसको कैसे किया जाता है, ठीक है, ये आपको पूछ रहा है। तो उसका जो निपटारा है डिस्पोजल का, वो किस पद्धति के द्वारा किया जाता है, वो है उसका बाय ऑक्शन, मतलब नीलामी के द्वारा, ठीक है। थ्रू टेंडर के द्वारा, ठीक है। थ्रू डायरेक्ट सेल के द्वारा। इन सभी जो विधियां हैं उन सभी विधियों के द्वारा किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 87 देखिए। द आइटम विच हैज़ नॉट बीन इशूड फॉर पास्ट 2 years एंड मे बी यूज्ड इन कमिंग फ्यूचर आर नोन एज। कुछ आइटम्स हैं जिसका जो है 2 साल से जारी नहीं किया गया है और भविष्य में काम आ सकते हैं, उस आइटम को क्या कहा जाता है, ठीक है। कुछ 2 साल से यूज भी नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा 2 साल और जो आने वाले हैं उसमें इसका यूज हो सकता है। तो इसका भी हमने हिंदी में बड़ा अच्छा से लिखा है, आप उसको देखिएगा। और फिलहाल जो इसका आंसर है यहाँ 87 है। इसका जो हो जाएगा मूवेबल सरप्लस स्टोर, ठीक है, यानी कि सचल अतिरिक्त भंडार, यानी कि मूवेबल सरप्लस स्टोर, बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। 87 का बी। 88 देखिए। हु इज़ द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू मेक रूल ऑन RS, यानी कि राज्य डिसिप्लिन एंड अपील रूल। अच्छा, रेलवे सर्विस डिसिप्लिन अपील रूल्स, ठीक है। कौन है अथॉरिटी, जो सबसे अनुशासन का बनाने वाला सक्षम सबसे प्राधिकारी कौन है, तो सबसे बड़ा जो इसमें अधिकारी है उसी के बारे में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। 89 देखिए। इन सस्पेंशन पीरियड, ठीक है, कंपल्सरी डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंसेस, ठीक है। जब निलंबन के दौरान यदि कोई व्यक्ति रहेगा, ठीक है, तो उसके जो निर्वाह भत्ते मिलेंगे उसमें क्या है जो कटौती होना अनिवार्य है, ठीक है। तो कौन सा है, इसका जो PF सब्सक्रिप्शन है वो अनिवार्य है, ठीक है। 89 का हो जाएगा ए। चलिए 90 का देखिए। रिडक्शन टू ए लोअर stage in a time scale of pay for period not exceeding 3 years without cumulative effect and not adversely effective his pension age। अच्छा, जो डिसिप्लिन अपील जब किसी पर प्रभावित रूप से लागू होगा तो
उसमें से क्या है उसको उसका जो पनिशमेंट जो उसको मिला है उसमें किया गया है, उसको रिडक्शन टू लोअर स्टेज कर गया है। और उसमें साथ ही ये भी कहा गया है कि उसको जो है क्युमुलेटिव इफेक्ट नोट एडवर्सरी अफेक्टिंग हिज पेंशन पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या पड़ेगा भी तो भी वो क्या है माइनर पेनल्टी में ही वो आएगा। ठीक है, तो इसकी छोटी शास्त्रीय आंसर हो जाएगा 90 का हो जाएगा बी। चलिए 91 देखिए, व्हाट इज द परमिसिबल टाइम लिमिट फॉर प्रिफेरिंग ए रिजर्वेशन पिटीशन टू द रिवाइजिंग अथॉरिटी। थोड़ा क्लीन नहीं है, कोई बात नहीं है। जो पुनरीक्षा प्राधिकार को पुनरीक्षा यात्रा देने का समय, अच्छा जो आप रिपीट पिटीशन देंगे किसी एम्प्लॉय पर, अगर डिसिप्लिन अपील रूल लगा है तो रिपीट पिटीशन देंगे तो कितना टाइम के अंदर देना है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 45 डेज। ठीक है, 91 का हो जाएगा बी, 45 डेज के अंदर आपको पिटीशन देना है यदि आप जवाब देना चाहते हैं तो। 92 देखिए, हाउ मेनी रूल्स द रेलवे सर्वेंट डिसिप्लिन अपील रूल्स टू कंटेन एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर दे डिवाइडेड। मतलब रेल सेवा जो अनुशासन एवं अपील नियम है उसमें कितने नियम हैं और कितने भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो इसका जो है इसका जो हो जाएगा 31 रूल्स एंड 4 पार्ट्स। ठीक है, 31 रूल्स एंड 4 पार्ट्स ऑप्शन कितना में है, ए में भी है और सी में भी है। ठीक है, कोई कोई ऑप्शन डबल होते हैं और जिस क्वेश्चन में डबल ऑप्शन मिले समझिए वही सही है। तो इसका है ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 92 का सी और ए सेम है तो ए या सी दोनों लगाइए, बताइए बराबर है। ए सी लिखा है, ए में ए है। ठीक है, ए में ये है, बी में नहीं है, सी में यही रूल लगा है। अच्छा ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए या सी ले लीजिए क्योंकि दोनों में एक ही ऐसा है। नहीं सी में जो है सी में अलग है और ए में अलग है, ये क्लीन थोड़ा नहीं दिख रहा है इसकी वजह से है। इसका आंसर सी हो जाएगा। तो 31 रूल्स एंड 7 पार्ट्स। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा थोड़ा मिस्टेक इसमें हो गया है। इसका जो आंसर होगा सी होगा, 31 रूल्स एंड 7 पार्ट्स। ठीक है, तो 92 का हो गया सी। अब 93 चलिए, हाउ मेनी सेट्स ऑफ स्कूल पास कैन बी इशूड टू रेलवे एम्प्लॉय। रेलवे एम्प्लॉय के जो बच्चे होते हैं वो स्कूल पास उनको यूज होता है। ठीक है, रेलवे एम्प्लॉय के नहीं, रेलवे एम्प्लॉय के बच्चों को। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि कौन से पास रेलवे एम्प्लॉय को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो आप स्कूल पास देखते ही समझ जाएँ कि रेलवे एम्प्लॉय को मिलते हैं, लेकिन एक्चुअली में रेलवे एम्प्लॉय के बच्चों को मिलते हैं। ठीक है, तो 93 जो है कितने सेट मिलते हैं जो स्कूल पास होते हैं वो पूछ रहा है। तो स्कूल पास जो है जो मिलते हैं 3 सेट प्रतिवर्ष मिलते हैं, 3 सेट। ठीक है, सी हो जाएगा। 94 देखिए, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP। ठीक है, लीव ऑफ हाफ एवरेज पे। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है लीव ऑफ हाफ एवरेज पे। LHP का मतलब होता है लीव ऑफ एवरेज पे, LAP का मतलब। तो दोनों का फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी डेज ऑफ LHAP कैन बी एक्यूमुलेटेड टू एन एम्प्लॉय इन हिज सर्विस। एक्यूमुलेटेड मतलब जमा कितना कर सकते हैं। ठीक है, तो LHAP जो होता है सिक लीव, उसको कितना भी जमा कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, तो असीमित डी में है। ठीक है, तो 94 का डी। 95 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल टू ए रेलवे सर्वेंट। रेल सेवक को है कार्य ग्रहण करने के लिए, अच्छा जो आप ज्वाइनिंग करेंगे तो उसके लिए कितना समय कार्य ग्रहण के लिए, ये सब ट्रांसफ़र वगैरह के केस में देखा जाता है कि यदि एक आदमी दूसरी जगह जाके ट्रांसफ़र होता है तो कितने दिन का उनको समय दिया जाएगा कि आज अगर 1 तारीख के यहाँ से छूटते हैं तो कितनी तारीख तक आपको दूसरी जगह जाके ज्वाइन कर लेना है। और वो डिस्टेंस के हिसाब से है, जो मिला जुला के जो इसका आंसर है, मतलब जो यही परफेक्ट आंसर है, ऐसा नहीं है कि मिला जुला के बनाया गया है। मतलब परफेक्ट जो इसका आंसर है कि कब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, वो है 15 डेज। ठीक है, 15 डेज।
95 का हो जाएगा सी, 15 डेज के अंत तक आपको ज्वाइन कर लेना है नए जगह पर। चलिए 96 देखिए, इन क्या लिखा है, इन प्लेस ऑफर वेटिंग इज यूज्ड इन BCA NHL वैगन। अच्छा रिवीटिंग, इन प्लेस ऑफ रिवीटिंग, अच्छा ये एक साथ लिख दिया इसलिए ऐसा हो रहा है। इन प्लेस ऑफ रिवीटिंग डैश इज यूज्ड इन BCN HL वैगन। जो रिवीटिंग के जगह पर इन प्लेस ऑफ रिवीटिंग कौन सा बोल्ट यूज किया जाता है, ठीक है। रिवीट का मतलब हो गया कि एक तरफ मारा दूसरी तरफ मार के जो है इसको आगे का मुंह जो है थोड़ा बड़ा कर दिया, तो वो आगे का बोल्ट लगाने का काम नहीं करना पड़ेगा। उसके जगह पर जो है हक बोल्टिंग का यूज किया जाता है। 96 का हो जाएगा बी, ठीक है। 97 देखिए, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ MS to MS के लिए जो C टाइप इलेक्ट्रोड होता है वही यूज होता है, ठीक है। हाउ मैनी कंपार्टमेंट आर प्रोवाइडेड इनसाइड द बायोडिजेस्टर। बायोडिजेस्टर जो बायो टॉयलेट्स होते हैं उसमें कितने कंपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कंपार्टमेंट्स के बारे में आपको पूछ रहा है, अंदर का जो कंपार्टमेंट्स होता है वो होता है 6, ठीक है। तो 6 कंपार्टमेंट्स होते हैं, तो इसका ए हो जाएगा। चलिए 99 देखिए, ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया अकर्स इन द विच एरिया ऑफ जो बायो टॉयलेट टैंक होता है उसमें किस एरिया में, कंपार्टमेंट तो 6 होते हैं लेकिन किस एरिया में जो है उसका जो बैक्टीरिया होता है उसका डेवलपमेंट होता है किस एरिया में। बायो टॉयलेट से संबंधित जो भी PDF आपको दिए हैं उसको पूरी तरह से रट लीजिएगा। उससे 2-3 क्वेश्चन या एक तो निश्चित रूप से आते हैं या 2 आते हैं, ठीक है। तो उसको आप निश्चित रूप से याद कर लीजिएगा। हमारा जो नोट्स रहता है बिल्कुल परफेक्ट जो एग्ज़ाम में आने वाला होता है, जैसा कि आपको मालूम भी है। तो ये वृद्धि कहाँ करती हैं, ठीक है। इनका जो वृद्धि का जगह है वो है पॉलीग्रास का जो मैट होता है ना, पॉलीग्रास का वो घास होता नहीं है, वो प्लास्टिक का घास होता है, उसी पर उनकी वृद्धि का जगह है, बी हो जाएगा, ठीक है। 99 का बी। 100 देखिए, नेम ऑफ द अवार्ड टू बिगिन में फॉर रिटन स्टोरी नोवेल राइटिंग इन हिंदी बाय रेलवे बोर्ड। जो हिंदी में उपन्यास लिखेगा या स्टोरी लिखेगा उसके लिए जो अवार्ड्स मिलते हैं उस अवार्ड्स का नाम क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो उसका नाम है प्रेमचंद पुरस्कार, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद नाम था जिन्होंने उपन्यासकार थे वो। तो इनका सी है, 100 का सी। नमक का दारोगा, ठीक है, गोदान, ये सब उन्हीं का लिखा हुआ है। तो निम्नलिखित यही सब आप अभी आपको अगर हिंदी की कोई महत्वपूर्ण किताब है वो आप याद कर लेते हैं तो वो भी आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजभाषा से उनसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। चलिए 101 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के बारे में भी हमने आपको बताया है, अपना जो मटेरियल आपको दिया है स्टोर का, तो इन्वेंट्री वगैरह के बारे में बताया है, वो भी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इन्वेंट्री क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड इन्वेंट्री, किसको कहा जाता है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री जो है जो बना हुआ मटेरियल है, फिनिश गुड्स या रॉ मटेरियल स्क्रैप कुछ भी है, सारे चीज़ को इन्वेंट्री कहा जाता है, ठीक है। तो इसका डी हो जाएगा। द स्टॉक ऑफ इम्प्रेस्ड स्टोर आर वेरीफाइड आफ्टर एवरी। जो इम्प्रेस्ड स्टोर होता है उसको एवरी कितना मंथ पर जो वेरीफाइड करना ज़रूरी है। तो इसमें स्टोर से अच्छे खासे क्वेश्चन आ गए हैं, ठीक है। जिनका पकड़ होगा अच्छा उनका काम बहुत अच्छा हो जाएगा। 102 का हो जाएगा 2 वर्ष, ठीक है, 2 ईयर्स हो जाएगा। चलिए 103 देखिए, 103 में क्या बोल रहा है, GEM का विस्तार रूप क्या है। GEM का क्या है, GE क्वेश्चन इस एक बार और किसी एग्जाम में आया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट्स होते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन आपको पढ़ने को मिले उसको पूरी तरह से रट लीजिए, ये बहुत काम के हैं। और कोई भी सेट से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है, या किसी की इससे 10-15 भी आ जाते हैं, तो सारे क्वेश्चन को रट लेना ज़रूरी है, ठीक है। चलिए एक जो क्या है GEM का पूरा रूप क्या है, GEM, ठीक है। इसका जो है ई मार्केट है, ठीक है, ग्रुप ऑफ ई मार्केट, जनरल ई मार्केट, ग्रुप ऑफ ई मार्केट, गवर्नमेंट ई मार्केट, ठीक है। गवर्नमेंट GEM का मतलब है गवर्नमेंट ई मार्केट, इसका हो जाएगा सी, ठीक है। 103 का हो जाएगा सी। 104 देखिए,
फॉर बाइंग स्मॉल आइटम्स थ्रू कैश इम्प्रेस्ड अ सिंगल कोटेशन इज सफिशिएंट फॉर परचेज अप टू। अच्छा, नगद जो खरीदारी होगा, ठीक है, नगद छोटी छोटी मद जो होंगे, छोटे छोटे स्टॉक्स जो होंगे, तो कितना सिंगल कंडीशन में खरीदी जा सकती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2000, ठीक है, 2000। और बी में है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 104 का हो जाएगा बी। चलिए 105 देखिए। What type of slack adjuster is used in passenger coaches? इस पैसेंजर कोचेज में कौन से प्रकार का स्लैक एडजस्टर यूज होता है? तो पैसेंजर जो कोच होता है उसमें स्लैक एडजस्टर के बारे में पूछ रहा है, तो IRS 450 होता है, ठीक है, IRS 450। तो सी हो जाएगा, 105 का हो जाएगा सी। 106 देखिए। टू इंश्योर डीवी इज वर्किंग कंडीशन, ठीक है, वर्किंग कंडीशन में यदि डीवी है तो डीवी का जो हैंडल होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो नीचे की तरफ को क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं, और वर्टिकल है ऑप्शन डी में, यानी कि 106 का हो गया डी। चलिए 107 देखिए। फॉर सेलिंग ऑन ए व्हील सेट, ठीक है, व्हील सेट पर सेलिंग है, द रीज़न उसका क्या हो सकता है, ठीक है, रीज़न उसका क्या हो सकता है? तो इसका रीज़न जो है ब्रेक कैलिपर जाम हो गया, ऐसा भी हो सकता है, ब्रेक कैलिपर जाम, ठीक है। वन और बोथ ब्रेक सिलेंडर में भी डिफेक्टिव, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ऑल इसका आंसर हो जाएगा। और या WSP सिस्टम जो है फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, तो डी हो जाएगा। चलिए 108 चलते हैं। चलिए 108 क्या है? PESD प्रोवाइडेड इन LHB कैन बी रीसेट। जो PESD होता है पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म सिग्नल डिवाइस, उसको वहीं से रीसेट किया जाता है जहाँ से ये चेन पुलिंग होता है, का लगा हुआ रहता है, PESD जहाँ लगा रहता है वहीं से एक अतिरिक्त चाबी के द्वारा किया जाता है। और रीसेट करने के लिए वो चाबी सबके पास उपलब्ध नहीं होता है, जिसके पास रहेगा वही चाबी से उसको रीसेट कर सकता है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा चेन खींचे जाने की पॉइंट से, ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए 108 देखिए। 108 तो हो ही गया। 109 देखिए। विच RDSO टेक्निकल पम्पलेट इज प्रिफर्ड टू फाइंड इंस्ट्रक्शन फॉर इंस्पेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ कैसनल बोगी का जो इंस्ट्रक्शंस जो है मेंटेनेंस इंस्पेक्शन का, वो RDSO के कौन से टेक्निकल पम्पलेट में है, ठीक है। तो टेक्निकल जो पम्पलेट है उसका नाम है G95, ठीक है, G95। और टेक्निकल पम्पलेट से जो भी क्वेश्चन आपको लगभग 12-15 अगर याद कर लेते हैं, एक या दो, किसी किसी में 3-4 भी आ जाते हैं, तो ये बहुत काम का होता है, ठीक है। 109 का हो जाएगा डी। 110 लास्ट क्वेश्चन देखिए। विच इज़ नोट एडवांटेज ऑफ इंडोन जनरेशन। EOG जो है इंडोन जनरेशन जो होता है, जिसमें कि कोच के लास्ट में एक पावर कार कोच लगाया जाता है जहाँ के जनरेटर चलती है और वहीं से सारे कोचों में बिजली जो है पहुँचते हैं। और अब जो है हेड ऑन जनरेशन आ गया है, जिससे कि ऊपर जो पेंटोग्राफ होता है वो पेंटोग्राफ जो है ऊपर के वायर से करंट लेता है और वहीं से सारी जगह सप्लाई होते हैं। तो अब पूछ रहा है कि EOG का क्या फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो EOG का फ़ायदा क्या है? नहीं है। क्या फ़ायदा नहीं है? नहीं और हाँ पे सोचिएगा। लो इनिशियल कॉस्ट या लो मेंटेनेंस कॉस्ट, EOG में लो मेंटेनेंस कॉस्ट जो है नहीं है, ऐसे नहीं के बारे में सोचना है। तो कम आरंभिक मूल्य होता है, जिसमें जो EOG में जो पावर कार लगते हैं, बहुत बड़े पावर कार्स होते हैं, उसमें अच्छा खासा पूंजी लग सकता है। ये नहीं है, ठीक है, ये तो नहीं है। और दूसरा भी चेक कर सकते हैं, कम अनुरक्षण लागत, मेंटेनेंस कम होना चाहिए। तो मेंटेनेंस तो कम उसका ही होता है जो हेड ऑन जनरेशन होता है, उसमें ज़्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि एक पेट्रोल पंप लगा रहता है, बाकी जो वायर सप्लाई वो तो वैसे भी होंगे, तो ये नहीं होगा। और इसके बाद क्या है? कोच के अंदर बदल पर प्रतिबंध, नो रिस्ट्रिक्शन टू इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ कोच, इससे इसका कोई वास्ता नहीं है। इसका आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। यदि बिजली बचाने में एक्सेस जनरेटर की आवश्यकता नहीं है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिजली तो बचेगी हेड ऑन जनरेशन से ही, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 110 क्वेश्चन का ये सीरीज नांदेड़ डिवीज़न का आपका ख़त्म हो गया। फिर अगली बार किसी न किसी वीडियो लेके आपको जल्दी हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।